नमस्कार साथियों, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडिका के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप शीघ्र ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों, जितना आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक और शेयर करोगे, उतना ही आपको बेहतरीन पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपके समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो चलते हैं। अशोक का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम हमें दो जगह दो प्रकार से मिलता है। एक तो है सुभद्रांगी, जिसका उल्लेख अशोकावदान या दिव्यदान के अंतर्गत किया गया है। अशोकावदान में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। और धम्मा, इसका उल्लेख महाबोधि वंश में किया गया है। पुत्री, इनके दो पुत्रियां थी। एक तो संघमित्रा, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और दूसरी पुत्री का नाम है चारुमती। इनके पिता बिंदुसार, जो 25 वर्ष तक शासक रहे। भाई, वैसे इनके 99 भाई बताए गए हैं सिंहली श्रुतियों के अनुसार, लेकिन हम दो इनके भाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुसीम, जो अशोक का बड़ा भाई था, और दूसरा है विक्ताशोक। इसके बाद में इनकी पत्नी, इनकी पत्नियों के बारे में, इनकी जो पहली पत्नी है वो है महादेवी। ये विदिशा, जो मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी। श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी। इसके बाद में इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी असंघमित्रा। इनकी पुत्री का नाम तो था संघमित्रा, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी असंघमित्रा। फिर तीसरी पत्नी, जिसका नाम था पद्मावती, जिनसे इनका पुत्र हुआ था कुणाल, जो अशोक के तुरंत बाद है वो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी वो तिष्य रक्षिता, जिसका दिव्य ध्यान में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि तिष्य रक्षिता ने इस कुणाल की है जो आंख फोड़ दी थी।
नेक्स्ट इनकी पत्नी थी करुवाकी। करुवाकी जिसका पुत्र तीवर था, और ये अशोक की, यानी अशोक ने इसके साथ प्रेम विवाह किया था। अशोक का प्रेम विवाह करुवाकी के साथ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अशोक के विभिन्न नाम हमें उनके अभिलेखों के अंतर्गत मिलते हैं, तो उन पर हम अशोक के विभिन्न नाम, अशोक के अन्य नाम, इनका जो सबसे प्रिय नाम था वो था प्रियदर्शी। प्रिय नाम प्रियदर्शी। बाबरू विराट, बाबरू विराट जो राजस्थान के जयपुर के अंदर मिला है। बाबरू विराट के अंदर इनको मगधाधिराज और प्रियदर्शी कहा गया है। फिर है कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख में भी इनको प्रियदर्शी कहा गया है। पनगुरिया अभिलेख, पनगुरिया अभिलेख में इनको महाराज कुमार, महाराज कुमार। और 12वें अशोक के 12वें व 13वें शिलालेख में इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। ये देवनाम प्रिय का जो संबंध है वो जेम्स प्रिंसेप ने श्रीलंका के राजा तिस से किया है। मित्रों, देवनाम प्रिय एक तो अशोक का नाम था, फिर इसमें श्रीलंका के राजा तिस्य का भी उल्लेख किया गया, और अशोक के पुत्र दशरथ का नाम भी देवनाम प्रिय था। इसके बाद में 2 अभिलेख है इनके। रुमिनदेई व निगलीवा सागर, इसमें भी इनका नाम देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी मिलता है। फिर इन विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोकवर्धन, मिलता है। इनका जो सर्वप्रथम अशोक नाम मिलता है वो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। ये जो 4 इनके अभिलेख है, इनके अंदर सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिलता है। और सबसे पहले जो अशोक का नाम अशोक मिलता है वो इस मास्की अभिलेख में 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम जो नाम मिलता है वो मास्की अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम अशोक नाम जो मास्की अभिलेख के अंदर मिलता है। इसके बाद में
मास की अभिलेख के अंदर इनको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। बुद्ध शाक्य यानी इनका जो दूसरा नाम है वो बुद्ध शाक्य भी मिलता है। अब है इनका राज्यारोहण। राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण होता है और इनका जो राज्य अभिषेक होता है वो 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद ये अपनी जो आंतरिक स्थिति मजबूत करते हैं, अपने जो विद्रोही है उनका दमन करने के बाद में इनका जो विधिवत राज्याभिषेक है वो 4 वर्ष बाद यानी 269 ईसा पूर्व के अंतर्गत होता है। 269 ईसा पूर्व में फिर इनका जो धर्म अशोक शुरुआत के अंदर या प्रारंभ में भगवान शिव का अनुयायी था। भगवान शिव का अनुयायी था। बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ये बौद्ध धर्म के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इन्होंने कश्मीर के अंदर श्रीनगर शहर बसाया और यहीं पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। और नेपाल में एक अन्य शहर जिसका नाम था ललित पाटन नगर, इसकी स्थापना इन्होंने नेपाल में की। ये इन दोनों के जो बारे में हमें जानकारी मिलती है वो कल्लन के ग्रंथ राजतरंगिणी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी को आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक है। राजतरंगिणी यह भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक कहलाती है। प्रथम पुस्तक। कल्लन जयसिंह के दरबार में कवि थे। जयसिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में हम अशोक के जो अभिलेख है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक ने लगभग 40 अभिलेख है वो लिखाए। अशोक के अभिलेख ये अभिलेख अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष 8वें वर्ष से 27वें वर्ष की जितनी भी घटनाएं हैं या इस समय के दौरान इन्होंने ये अभिलेख लिखाए। अब इन अभिलेखों को लिखाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये क्यों लिखाए गए, तो इसके कई कारण हैं। इनके माध्यम से अशोक समाज से जुड़ा, समाज से जुड़ना, यानी आज का जैसे प्रिंट मीडिया, एक तरह से प्रिंट मीडिया की तरह। और अपने अभिलेखों में अशोक ने यह भी लिखाया और अपने पुत्र और पौत्र को बताया, पुत्र और पौत्र को संदेश देने के लिए
अभिलेख लिखवाया। संदेश देने के लिए, क्या संदेश देने के लिए? भी आपको कभी भी युद्ध नहीं करना है, आपको धम्म का मार्ग है वो अपनाना है। इसका इतना महत्व है कि D.R. भंडारकर महोदय ने, D.R. भंडारकर महोदय ने केवल इन अभिलेखों के माध्यम से, केवल इन अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखा है, इतिहास है वो लिखा है। इन अभिलेखों की जो रचना है, जो लेखक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक चापड़ इनका लेखक है। फिर है लिपि, अभिलेखों की लिपि 4 प्रकार की है। लिपि के 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार हम देखते हैं। नंबर 1 है ब्राह्मी लिपि, अरमेइक के बाद में यूनानी लिपि और ख्रोष्टी लिपि। ये जो ब्राह्मी लिपि, अरमेइक, यूनानी, ये तीनों लिपियां हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये तीनों लिपियां हैं वो बाएं से दाएं, जबकि एकमात्र ख्रोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी गई, दाएं से बाएं। इनकी जो भाषा है वो, फिर लिपि के अंतर्गत हम इनकी दिवलिपीय अभिलेख भी हमें मिलते हैं। दिवलिपीय अभिलेख, दिवलिपीय अभिलेख ये 2 है। शार ए कुन्ना और दूसरा मिला है कंधार में। ये 2 लिपियों में लिखे गए हैं। 2 लिपि कौन कौन सी है? एक तो यूनानी और दूसरी है अरमेइक। इन 2 लिपियों का प्रयोग करके शार ए कुन्ना और कंधार ये जो लेख है वो लिखे गए हैं। और एक अरमेइक लिपि के अंतर्गत एक लंगमान अभिलेख है, वो केवल अरमेइक लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। इनकी जो लिपि के बाद में है भाषा, सभी जो लेख है वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। फिर इनकी खोज, अभिलेखों की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेथलर ने जो अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, इसकी खोज करी। टिफेथलर ने इसकी खोज की और इन अभिलेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा, यानी पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जेम्स प्रीसेप। इसने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम
पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब है अभिलेखों के प्रकार। अभिलेखों के प्रकार में ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 शिलालेख, फिर है स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख वे लेख जो पत्थरों पर लिखे गए थे वो शिलालेख कहलाते हैं, और जो पिलरों पर या स्तंभ पर इस प्रकार के पिलर जो बना करके जो लेख लिखे गए वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। गुहा लेख यानी गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए थे वो गुहा लेख कहलाते हैं। इसके बाद में इनके आगे प्रकार है शिलालेख 2 भागों में बांटा गया। एक तो दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख के भी 2 भाग है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गुहा लेख ये बिहार में बने हैं, इनमें नागार्जुनी, सीतामढ़ी और बराबर इन पहाड़ियों को काट करके ये गुफाएं हैं वो बनाई गई है, और सभी गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। ये जो गुहा लेख है इनकी भाषा है वो प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इनकी जो लेख लिखने के बाद में ये तो बड़े पत्थर थे, यानी इन स्थानों पर बड़े बड़े जो पत्थर है इनको काट करके गुफाएं बनाई गई। और इसके बाद में अन्य जो इनकी गुफा या गुहा लेख जो मिले हैं वो है विश्व झोंपड़ी,